नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं या फिर कभी पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप 2022 में या फिर 23 में मैट्रिक या 24 में कभी भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे फार्मूले को। आपका 10th क्लास का जो मैथ में आपके 15 चैप्टर्स दिए गए हैं, हर चैप्टर के फार्मूले को हम एक ही वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो था, गुरुजी वीडियो लाओ वीडियो लाओ। अरे भाई साहब, ला लिया वीडियो, देख लीजिए आप सभी लोग। तो शुरू से लेकर के अंत तक यानी पूरे चैप्टर्स के हम फार्मूले को कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंफर्म करके देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन आपके हर चैप्टर को हम कंप्लीट कराएंगे। पहला देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितने भी फार्मूले बन सकते हैं, पहला फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है, सबको नोट करते चाहिएगा। और दूसरा फार्मूला होता है, इसी को अगर हम बोलते हैं भाज्य को a मान लें, भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें, शेषफल को r, तो हम कह सकते हैं a बराबर bq प्लस r, जहां पर q का मान नहीं होना चाहिए 0। नेक्स्ट फार्मूला होता है, यहीं से अगर आराम से भाज्य निकालना चाहे तो नॉर्मली निकल सकता है कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य, है ना, भाजक बराबर फार्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, और भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। तो ये तो खैर बनने वाला फार्मूला बना भी सकते हैं। अगला याद रखिएगा, शेषफल बराबर क्या होता है, तो भाज्य माइनस भाजक और गुणा में भागफल होता है। तो यहाँ तक आपका फार्मूला मतलब कि ये तो बना फार्मूला, इसे आप फार्मूला नहीं कहते हैं, तो बन जाता है। कैसे बनता है एक बार फिर बता देते हैं। देखो, अगर मान के चलिए कि ये हमारा दिया गया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है मान के चलो भागफल। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस शेषफल को माइनस कर देंगे आके, तो हम लिखेंगे भाज्य और घटा में हो गया जी हमारा शेषफल। शेषफल बराबर क्या बचा हमारे पास बचा जी भाजक और गुणा, भाजक और गुणा बचा। अरे भाई साहब, ऐसे लिख देते हैं, हमारे पास बचा भाजक और गुणा भागफल। अब इसमें हमें भागफल चाहिए तो इसको हम दे देंगे भाग में, तो हमारा ये आ जाएगा भाग में जी, है ना। तो हमारा क्या लिखाएगा, तो आराम से लिखाएगा हमारा कि भागफल बराबर आ जाएगा भाज्य और माइनस का शेषफल और बटे हो जाएगा भाजक। सिंपल है। तो ये तो फार्मूला बनने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आप हर चीज़ समझ में आएगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके मौसों और लॉसों के बराबर होता है। उसके मौसों और गुना लॉसों के बराबर होता है हमेशा दो संख्या का गुणनफल। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप उसका लॉसो और मौसो निकाल लीजिए, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। अब देखिए, इसी चीज़ को हमने बोला, दो संख्या को मान लिया a और इसको मान लिया b, और मौसो को बोला HCF और बोला LCM। तो याद रखिएगा आपको कि a गुना b बराबर हमेशा होता है LCM गुना HCF। चलिए अब आते हैं बहुपद वाले चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट में ज़्यादा फार्मूला है नहीं। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का, वो होता है हमारा, रैखिक बहुपद का होता है व्यापक रूप हमारा ax प्लस बी। ax प्लस बी ये रैखिक बहुपद का हुआ। द्विघात का बोलोगे तो ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस c होता है। त्रिघात को बोलोगे तो ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d, ये होता है त्रिघात बहुपद का। तो इस तरह से आप लोग इसका व्यापक रूप याद कर सकते हैं, है ना। आ जाइए देखिए, है ना, द्विघात बहुपद का अगर आपको लिखना है व्यापक रूप तो क्या होता है। इस अगर आप ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लेते हैं, आपके एग्जाम में 20 से 30 नंबर तो फार्मूले से ही आते हैं। तो 20 से 30 नंबर आपका आ जाएगा। पूरा इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, समझे। तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका घात कितना होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। अब बात कर लेते हैं त्रिघात का। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, और इसका जो घात है वो कितना है, 3 होता है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको लिख लीजिए अपने से, ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणा एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो 0 लगा देना चाहिए। देखिए, बहुपद और समीकरण में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहते हैं 2x प्लस 3 ये क्या है, हाँ बोलोगे सर बहुपद है। अब मैं कहूँगा 2x प्लस 3 बराबर 0, अब क्या है, बोलो सर अब तो समीकरण हो गया। तो बहुपद को अगर 0 लगा दे तो ये समीकरण बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, अब आपको याद रखना है कि अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। याद है कि नहीं बताओ बिल्कुल सबको याद होगा।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो पहला मैंने क्या बोला, पहला बोला मैंने कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और 1/अल्फ़ा 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। ऑल फार्मूला का मतलब ऑल होता है, सारा फार्मूला इस वीडियो में होगा। चलिए अब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए होता है। चलिए अगर आप लोग जब जांच करने जाएंगे 3.10 में, है ना, तीसरा अध्याय, नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कभी हो जाए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये ऐसा कंडीशन होने पर संगत होता है, केवल एक हल होता है, और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कभी a1/a2 बराबर होता है b1/b2, बराबर नहीं होता है c1/c2, तब होगा असंगत, कोई हल नहीं, और इसका ग्राफ समांतर खींचा जाएगा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये तो संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और क्या होंगे, संपाती होंगे। अगर आपको ये चीज़ याद है तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि गुरुजी ये सब तो हमें याद है। चलो अब देखिए, इसको ट्राई करके भी दिखाया गया है कि अगर हमारे क्वेश्चन में आता है समीकरण 2x + 3y बराबर 10 और 3x - 4y बराबर -2 के कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे तो हम चेक कर लेते हैं। इसको a1 बराबर 2 मान लिया, b1 बराबर 3 मान लिया, c1 बराबर 10 मान लिया। उसी तरह से हम मानेंगे a2 बराबर मान लेते हैं यहाँ से 3, b2 बराबर हो जाएगा -4 और c2 बराबर होगा -2, ठीक है ना। आप इसको इस पार भेज करिए प्लस, है ना, 0 बराबर भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलोगे सर आप तो गलत पढ़ा दिए सर, आपको ऐसा लिखना था सर, आपको लिखना था 2x प्लस में 3y और -10 बराबर 0। हाँ बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, नीचे हो गया ना, सेम चीज़ वहाँ करने, उसके बाद तुलना करने पर a1/a2 निकाले तो निकला 2/3, b1/b2 निकाले तो -3/4। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ कह दिए ना। देखो हमने क्या बोला, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, जब बराबर नहीं होता है तो इस रैखिक समीकरण का केवल अद्वितीय हल होगा, यानी इसका केवल एक हल होगा। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि बराबर नहीं हो तो इसका केवल एक हल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने चौथा नंबर चैप्टर के बारे में सुना होगा। यस सर सुना है, चौथा नंबर चैप्टर, है ना। चौथा नंबर चैप्टर का नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण चौथा नंबर चैप्टर का नाम है। अब हमने क्या बोला कि विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो विवेचक यानी d बराबर फार्मूला होता है b² और -4ac। क्या होता है बोलो जल्दी से, b² और -4ac होता है हमारा फार्मूला। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। लिखा है कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। सबको पता है ये बात, आपको भी पता होगा कि जब विवेचक का मान मतलब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक भी होगा और असमान होगा, और अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो सर मूल अवास्तविक होता है, और अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर d बराबर 0 है तो क्या होगा, तो पहले बच्चों जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मूल असमान होगा। अगर d मतलब छोटा हो 0 से, तब तो बच्चों अगर माइनस में आ जाए तो समझो मूल वास्तविक नहीं लिखाता है, तब हम उसे लिखते हैं अवास्तविक। क्या लिखते हैं, तब हम उसे लिखते हैं अवास्तविक, ठीक है ना। अब देखिए ये बात पता नहीं कि मैंने ये ब्लैक स्क्रीन में बनाया, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं बच्चों, पर मैं बना देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मूल x बराबर होता है √-b प्लस माइनस b² - 4ac बटा 2a। ये तो याद है सबको ना, ये तो मूल का फार्मूला होता है, ये मूल का फार्मूला होता है। इस वीडियो में मैंने एक भी सूत्र को नहीं छोड़ा है, आप पूरा वीडियो कंप्लीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा सब सूत्र मिलेगा, सब सूत्र, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। अब चलिए ये हमने दिया प्लस माइनस, इसमें अगर हम अल्फ़ा अलग कर दें तो अल्फ़ा बराबर हमने प्लस दे दिया और बीटा में माइनस होता है, तो अल्फ़ा प्लस होता है बीटा माइनस, इसी चीज़ को हमने बस अलग अलग कर दिया और कुछ भी नहीं किया। चलो अब देखते हैं, AP आपने पढ़ा होगा, AP आपने पढ़ा होगा, AP प्रथम पद को कहते हैं हम लोग, प्रथम पद को कहते हैं A, और A निकालने का फार्मूला होता है d2 - d1। आप बोलो सर ये कौन फार्मूला पढ़ा दिया, हमने तो ये पढ़ा है कि d का फार्मूला होता है a2 - a1, लेकिन सर ये कौन फार्मूला आपने बना दिया,
कि a बराबर d2 माइनस d1 होता है। हाँ बच्चों ये भी होता है। खैर आपको ये बात अभी यहाँ ध्यान नहीं देना है, चलो हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं, हटा देते हैं, इसका आप लोगों को ज़रूरी भी नहीं है। तो प्रथम पद को a कहते हैं और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि अगर सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद और घटा पहला पद। बोलोगे ये असर होता तो है। अगर आपको 10वां पद निकालना है तो इसका शॉर्ट होता है a प्लस में 9d। हमने सिखाया कोई भी पद निकालना है तो उसका शॉर्ट होता है। जैसे आपको मान के चलो कि 20वां पद चाहिए तो आप लिखोगे a20 बराबर, फार्मूला क्या होता है a प्लस में 19 का d। आपको लिखना है a30 बराबर, क्या लिखोगे a प्लस में 1 घटा करके 29 का d। आपको लिखना है a100 बराबर, तो क्या लिखोगे a प्लस 1 कम कर दो 99d। तो ये सब हम लोग लिखते हैं आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है जी an का फार्मूला। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। Sn का फार्मूला क्या होता है ना, तो Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये Sn का फार्मूला होता है, ठीक है। चलो अगर अंतिम पद से nवां पूछे, कई बार पता है nवां पद ना अंतिम से पूछ लेता है, AP दे करके बोलेगा अंतिम से 20वां पद निकाल लें, अंतिम से 30वां पद निकाल लें। जब क्वेश्चन अंतिम से निकालने वाला होता है तो यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाता है। nवां पद अंतिम से बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख करके an बराबर हम तब लिखेंगे an बराबर a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तब यहाँ पर माइनस कर देंगे और a अंतिम पद है, ध्यान दीजिएगा। और a का मान शुरू वाला नहीं लेना है, नहीं समझे, मान के अगर दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट लास्ट में 80 लिखा है तो आपको a का जो वैल्यू है, a का जो मान है 2 नहीं रखना है, a का मान आपको 80 रखना है, उधर से समझ गए ना, उल्टा रखना है मान आपको। यस, खैर वो तो हम लोग मैथ में देखेंगे। अगला है कि बिंदु -3 है ना, -4,3 किस चतुर्थांश में, तो आंसर द्वितीय में। अरे भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए, और मेरे सभी बच्चों को नॉलेज है, होता है भी, मैंने देखा है। आइए अगर आपको नहीं है तो हम देख लेते हैं। ये हमारा x हुआ, ये 0 0 होता है, ये मूल बिंदु है 0,0, ये x है, ये x माइनस वाला दर्शा रहा है, ये y है, अरे भाई साहब y है, ये y माइनस वाला दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रथम में दोनों प्लस प्लस होता है, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश। इसमें माइनस प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तो तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसके अनुसार से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक आध दो क्वेश्चन तो एकदम पक्के बनते हैं, तो आप इस चिन्ह को अच्छे से तैयार रखें। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया गया है हमारा, क्वेश्चन बोला है कि माइनस में 4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, तो याद कीजिए द्वितीय में पहला ऐसा होता था, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग, जो रेखा क्षैतिज होती है इस तरह से होती है, ऐसी रेखा होती है क्षैतिज वाली रेखा, तो हम लोग क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जी कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग्र रेखा जो होती है, जो खड़ी खड़ी रेखा होती है, हम उसे कहते हैं y अक्ष। तो यहाँ तक क्लियर है कि क्षैतिज रेखा होगी तो हम उसे कहेंगे x अक्ष, और अगर उदग्र रेखा होगी तो हम उसे y अक्ष कहते हैं। अब बात आती है मूल बिंदु की, तो देखो क्या लिखा है कि जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा x अक्ष एवं उदग्र रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उसे हम मूल बिंदु। जैसे यहाँ देखो, ये क्षैतिज रेखा, ये उदग्र रेखा, जहाँ पर मिल गई इसे कहेंगे हम लोग मूल बिंदु, इसे ही कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इसको याद रखना है आपको कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि इस बिंदु पर x एवं y दोनों का मान 0, ठीक है ना। इस बिंदु पर x और y दोनों का मान 0 होता है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x, y होते हैं, जिनमें पहला x को भुज कहते हैं और दूसरा y को या भुज या क्या लिखें y निर्देशांक, एवं दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। समझ गए ना। अरे यहाँ देखो, ऐसे समझो, अगर कोई भी बिंदु होता है ना उसमें दो चीज़ होता है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया बच्चों 3,5, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला x कहलाता है और ये वाला y कहलाता है। x को हम लोग और क्या कह सकते हैं, x को हम लोग भुज भी कह सकते हैं और इसको हम लोग कोटि भी कह सकते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है ना, ये लिखा रहता है कि बिंदु, क्वेश्चन देता है बिंदु, ठीक है ना, बिंदु 3,5 में भुज कौन सा है, भुज, तो आप बोलोगे सर भुज तो 3 है ना, और बोलेगा कोटि कौन सा है, तो कोटि सर दूसरा वाला होता है, कोटि हमारा 5 होगा। तो आप भुज और कोटि को आराम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं।
लिखा है 33। भुज या एक्स निर्देशांक, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है। याद रखिएगा, हमने कई बार बताया लाइव क्लास में कि अगर y अक्ष से कोई दूरी है तो वो भुज या एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और उसका जस्ट उल्टा याद कीजिए, अगर कोटि है, अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी है, यहाँ y अक्ष से यहाँ एक्स अक्ष से दूरी है, तो वह बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगा। कहीं दूसरी जगह फार्मूला आपको गलत नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, जो मैंने बोला ये 100% सही बोला है और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है ना। अगर मैं कहता हूँ भुज का क्या परिभाषा है, तो बोलेंगे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है। कोटि का क्या है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। हो जाएगा, यस बिल्कुल। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 5, -4 में भुज का मान क्या होगा, तो सिंपल है ना, कितना सिंपल है। भुज का मान पहला वाला भुज होता है, तो 5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। ये यहाँ से 1 नंबर एग्जाम में आता है, एकदम 1 नंबर पक्का आता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो x अक्ष पर जो बिंदु होगा ना, उसमें x का मान तो होगा, पर y 0 होगा। इसलिए हम कहते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। लेकिन y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बिंदु होता है ना, पहले उसमें x का मान लिखाता है और फिर y का, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसमें x तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ समझिए, इसको बोलते हैं x अक्ष पर, इस पर कोई बिंदु अगर निर्भर है तो इसमें y 0 होगा, जैसे यहाँ पर दिए हैं। अगर यहाँ y अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ है तो इसमें खाली y एक ना मान है, हो 0 है ना, x का मान तो 0 न है, तो x का मान 0 है और x लिखाता पहले है, x का मान 0 है, तो 0, y ये लिखाएगा जी, तो 0, y हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 को समझते हैं। वो सभी 7 का बात था। अब देखिए होता है दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं उन बच्चे को दूरी सूत्र नहीं आए ऐसा कभियो नहीं हो सकता है। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है सर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दे भी किया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। नहीं बुझाया सर? उल्टा का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये सही होगा। लेकिन जो सब अधिकांश लोग ऐसे लिखता था, आपको ऐसे लिखना है और इसी को याद रखना है, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला मूल बिंदु से दूरी निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट लिखिएगा रूट के अंदर x, y। नहीं बुझाया? अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, तो आप चुपचाप कहिएगा रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर और जमा 4 का स्क्वायर, बस बात खत्म। यानी जो चीज़ दिया रहेगा दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर में आपको जोड़ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ध्यान दो, अगर ये पॉइंट है हमारे पास, ए है 3, 5 और बी है मान के चलो 2, 3। अब बोला इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य यहाँ होता है, कैसे निकालेंगे? तो सर दोनों तरफ के पॉइंट को जोड़ो, 3 और 2 दोनों को जोड़ो, 3 + 2 / 2 कर दो, 5 और 3 को जोड़ो / 2 कर दो, ये इसका फार्मूला होता है। तो 5/2 और ये हो गया 7/2, सॉरी 5 और 3 होगा ना, 5 और 3 होगा 8/2, तो कट के यहाँ है ना, ये वाला तो कटेगा नहीं, ये हो गया 5/2 और ये हो गया 4, हो गया सिंपल सा। तो मध्य बिंदु निकालने का सिंपल फार्मूला है x1 में x2 को जोड़िए /2 कीजिए और y1 में y2 को जोड़िए /2 कीजिए, बहुत सिंपल है। x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, पूरा आपको फार्मूला पढ़ना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। आगे चलिए, है ना, क्या लिखा है? त्रिभुज के केंद्रक का क्षेत्रफल, अगर एक केंद्रक का निर्देशांक, अगर ये हमारे पास है त्रिभुज x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। अगर हम इसका क्या निकालना है? केंद्रक का मतलब है ये इससे मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से, तो ये केंद्रक हो गया। केंद्रक का फार्मूला होता है कि पहले सब x वाले को जोड़ दीजिए, यानी x1 + x2 + x3 बटे कर दीजिए 3 से, और फिर y1 + y2 + y3 बटे कर दीजिए 3 से, हो गया। तो ये है हमारा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? 1/2 x1 23 यानी y2 - y3, इसका ट्रिक होता है, प्लस x2 y3 - y1
और प्लस में x3 y1 माइनस y2। कहते हैं इसको 23 31 12 वाला सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? कहते हैं 23 31 12 वाला सूत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 3 रहता है, यानी कि 23, 3 1 यानी कि 31, 1 2 यानी कि 12, और बाहर में x1 x2 x3। तो बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये तो 23 31 12 वाला सूत्र है। चलो भाई ठीक है, जो है तो है, 23 31 12 वाला सूत्र है। तो क्या आपको सारे फार्मूले इसके याद हो जाएंगे? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आपको सारे फार्मूले इसके अच्छे से याद कर लेने हैं। अब चलते हैं हम लोग, नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्री, और इसे कहते हैं, है ना, इस चैप्टर को कहते हैं फार्मूले का सम्राट। ये चैप्टर है फार्मूले का सम्राट, और इसका फार्मूला एग्जाम में नहीं आए ऐसा कभियों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। बच्चों क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज अगर हम एक बनाते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि हाइपोटेनस का जो वर्ग होता है, यानी h² बराबर होता है रूट के अंदर में p² प्लस b²। ठीक है, और अगर इसमें आपको p चाहिए, अगर आपको p चाहिए तो रूट के अंदर में h² माइनस b² करना पड़ेगा। तो सर ये तो याद होगा, जो भी 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं या 10th में पढ़ते होंगे उसको ये कम से कम ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। चलो उसी तरह से अगर b निकालना है तो फिर भी आपको माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, h सबसे बड़ा होता है, और जब h निकालोगे, सॉरी अब इसमें स्क्वायर कैसे रह गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर थोड़ी ना होगा इसमें, रुक जाओ, यहाँ पर मिस्टेक है। h बराबर ऐसा फार्मूला होगा, p बराबर ऐसा होगा, b बराबर ऐसा होगा, स्क्वायर क्यों होगा? स्क्वायर होगा तो फिर रूट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें स्क्वायर नहीं होगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है आपको कि ये मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, लंब आधार और कर्ण, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो जब कर्ण निकालेंगे तो रूट के अंदर में दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा है, ये भुजा बड़ी है और ये दोनों छोटी छोटी है। और जब ये दोनों छोटी कोई निकालेंगे तब उस समय पहले बड़ी में घटा करके दूसरा जो यहाँ पर लिख दिए p, तो यहाँ b बचा, और अगर हमको b चाहिए तो वहाँ p बचेगा। समझ गए ना? यस यस, समझ गए होंगे आप लोग कि जब हम लोग h निकालेंगे तब ये प्लस, अब दोनों में माइनस और दोनों में माइनस, कोई दिक्कत? तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ें। यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये वाला हो गया। तो अब देखो भाई साहब, ये है फार्मूला। ठीक है, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी और यहाँ पर सी, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। आपको पता है ना कि साइन थीटा p/h का जो अनुपात है, p/h वो कहलाता है साइन थीटा, और b/h का अनुपात कहलाता है कॉस थीटा, और p/b टेन थीटा। इसको उल्टा दो तो यहाँ मिल जाएगा आपको कॉट थीटा, इसको उल्टा दो तो सेक मिल जाएगा, इसको उल्टा दो तो कॉसेक मिल जाएगा। ये तो सबको याद है। कितना लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, है ना, ऐसे बोलते हैं। देखो, पी से पंडित, बी से बद्री, बी से प्रसाद, ऐसे हरी हरी, बी से बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और फिर इसको इधर से, है ना, फिर इसको उल्टा लिख दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, अरे भाई साहब, हरी हरी बोल। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिंपल से याद कर लो। साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h, ऐसे लिखो, ध्यान दो, याद कर लेना आपको। ठीक है ना। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है भाई साहब, जिसमें आपको याद रखना है कि पहला जो होता है ना साइन थीटा, ये होता है p/h, और जस्ट यहाँ दूसरा होता है कॉस थीटा, ये होता है b/h। और दोनों को अगर हम भाग करते हैं तो 10 आता है, 10 में भाग करने से h कैंसिल, तो ये बचेगा p/b। अब याद रखना है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर h ऊपर और p नीचे। इसका उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, तो ये इसका h ऊपर b नीचे। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो b ऊपर और इसका p नीचे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अधिकांश लोगों को याद होगा, जो लोग 22 में एग्जाम देने वाले सबको तो याद ही होगा, 23 वालों को याद करना पड़ेगा, कर लेना आप लोग, 24 वाले को करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पता है ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि साइन का फार्मूला होता है p/h और इसका फार्मूला होता है h/p, तो ये दोनों उल्टा है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप पाओगे p कैंसिल, h कैंसिल, 1 आया। इसीलिए कहते हैं ना कि साइन थीटा और गुना कॉसेक थीटा कीजिएगा तो 1 मिलेगा। यहाँ से 2 फार्मूला और बनाओ। मन करता है हमें साइन थीटा बनाने का, तो करने दो ना, तो 1 बटा क्या होगा कॉसेक थीटा। अगर मन करता है
फिर कोशेक थीटा बनाने का तो क्या होगा 1/sin थीटा। समझ गया, जो चीज़ें गुना में है प्यारे बच्चों तो आके भाग होगा ही होगा, जो गुना में है वो आके भाग होगा। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले और बनेंगे। देखो वही बनाया जो हमने बोला था अभी कि साइन थीटा बराबर बन सकता है 1/cosec और cosec बराबर 1/sin बनेगा। अगला क्वेश्चन याद रखिए सेम टू सेम है कि उसी तरह से cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h और इसका होता है h/b। तो दोनों b कटेगा h कटेगा तो 1 तो बचेगा ही ना। यहाँ से भी 2 फार्मूला बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? पहला बना सकते हैं cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर sec, तो गुना वाला के हो जाएगा भाग में 1/sec थीटा। और अगर sec थीटा बराबर बनाना चाहें तो बनेगा 1/cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप tan में भी नियम होता है, देखो यहाँ पर। तो वही चीज़ जो हम अभी कह रहे थे वही बना कि ये वाला cos बराबर बन गया 1/sin और sin बना है ना, सॉरी 1/sec और sec बराबर बन गया 1/cos। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan में वही फार्मूला है, tan थीटा और cot थीटा एक है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि अगर tan का फार्मूला होता है p/b तो इसका फार्मूला होता है b/p और p कैंसिल b कैंसिल तो 1 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप आराम से फार्मूला बना सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या बनेगा बोलो? 1/ अरे बोलो भाई साहब, cot बनेगा। और cot बराबर क्या बनेगा? 1/tan बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज़ जो हम बोल रहे थे, यहाँ t छूट गया। tan बराबर 1/cot, cot बराबर 1/tan। सिंपल सी तो बात है। चलो अब याद रखना है आपको कि साइन थीटा और cos थीटा को भाग करने से tan आता है। कैसे बताओ? tan का फार्मूला होता है p/b। अब यहाँ पर साइन का फार्मूला होता है p/h और cos का फार्मूला होता है b/h। नीचे का h काट दो तो बन गया ना p/b, यहाँ पर भी p/b। तो याद रखिएगा अगर ऊपर साइन है तो आएगा tan। यानी हम कह सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। और जब उल्टा पढ़ोगे आप cot थीटा बराबर तो आप पढ़ोगे cos थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों में अंतर चीज़ है। चलिए हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। बस इसी में स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी फार्मूला होता है, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। ये वाला फार्मूला आगे चर्चा करेंगे। cot है तो ऊपर में cos होगा। ठीक है, चलो हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको 2 फार्मूला अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है, अति महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम के लिए एकदम पक्का आएगा, एकदम पक्का। हाँ जी पक्का। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कहीं 1+tan स्क्वायर थीटा बटे 1+cot स्क्वायर थीटा, तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा ना वो ऊपर वाला चीज़ होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा। आपको एग्ज़ाम में आंसर, हाँ ना, आपको एग्ज़ाम में नंबर लाना, आप ज़्यादा मतलब इस पर बात मत कीजिए। अगर cot ऊपर जाएगा तो आंसर यहाँ cot हो जाएगा। कैसे बताओ? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1+cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1+tan स्क्वायर थीटा, तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा तब इसका आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। समझ गए? इट इज़ वेरी सिंपल। हम आगे समझेंगे कि 1+cot बराबर कैसे कोशेक होता है cosec स्क्वायर थीटा और 1/tan बराबर कैसे sec स्क्वायर थीटा होता है। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है। अब आता है पूरक वाला चीज़। ठीक है, पूरक वाला साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरक को हम समझा देते हैं अच्छे से आपको, आइए समझते हैं। देखिए पूरक वाला में बस इतना सा लॉजिक है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन के बाद आता है cos, cos के बाद आता है tan, tan के बाद आता है cot, cot के बाद आता है sec और sec के बाद आता है cosec। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये सब अपने अपने पड़ोसी के पूरक होते हैं। पूरक समझते हैं ना? जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, सॉरी माफ़ कीजिए 90 डिग्री हो, तो ये पूरक कहलाते हैं। समझ गए? अगर 40 डिग्री है, सॉरी 40 डिग्री है तो इसका पूरक कौन होगा? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके 90 हैं। और पूरक एक तरफ से नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमसे अगर कोई पूछे 40 का पूरक तो मैं बोलूँगा सर 50 डिग्री, और कोई पूछे 50 का पूरक तो मैं बोलूँगा 40 डिग्री। उसी प्रकार से बच्चों अगर कोई पूछे कि ए और बी अगर आप एक दूसरे के पूरक हैं, ए और बी एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों मिलके 90 होगा। यानी ए बराबर हम निकाल सकते हैं 90 डिग्री और माइनस का बी, और बी बराबर हम कह सकते हैं 90 डिग्री और माइनस का ए। ये फंक्शन को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से साइन जो है त्रिकोणमिति में, साइन जो है वो होता है पूरक कॉस का, और उसी तरह से कॉस भी पूरक होगा साइन का। आगे बढ़ते हैं। tan पूरक होता है
कॉट का, तो कॉट पूरक होगा टेन का। सेक पूरक होता है कोशेक का, तो कोशेक पूरक होगा सेक का। सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ 20 डिग्री का पूरक बताओ। 70 सर, हाँ 70 होगा। अबे दोनों को जोड़ के मेरे बच्चे, दोनों को जोड़ के अगर 90 पुड़ गया तो वो पूरक हो गया। अच्छा ये बताओ 60 का पूरक, सर 30 होगा, हाँ 30 होगा। 45 का पूरक, सर 45 होगा। चलो जिस पर मतलब कि 90 पुरने में जितना कम है वही आपका आंसर है, समझ गए। तो उसी तरह से हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे अब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे साइन का दोष कॉस, कॉस का दोष साइन, ऐसे होता है। फिर उसी प्रकार से सेक का भी होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉशेक थीटा, और कॉशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे फार्मूले, आप एक नज़र में देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं सर्वसमीका वाला, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसा कैसे होता है? तो मेरे भाई साइन का फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, फार्मूला होता है साइन का p/h का स्क्वायर, और कॉस का होता है b/h का स्क्वायर। तो ये होता है p²/h² प्लस बोलो b²/h²। एलसीएम लेंगे तो होगा h², यहाँ होगा p² प्लस b²। p² प्लस b² बराबर h²/h²। कट के आंसर 1 आता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं हम। अगर मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहला फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इधर प्लस में आके माइनस होगा। अब यहाँ से बना सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बन गया? ध्यान दीजिए, वही बनाए ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो आपको समझना है मेन है जी हमारा सेक वाला। ठीक है, तो सेक वाला को अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक स्क्वायर थीटा में अगर हम लोग हटाते हैं टेन स्क्वायर थीटा को तो 1 बचता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम बना सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस वाला है तो जाके हो गया प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। या हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम 10 बराबर, ये तो दो फार्मूला हमने सेक बराबर बनाया, अब बनाएंगे 10 बराबर। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारा ये जाएगा 10 इस पार भेज दिए हम ताकि ये हमारा प्लस में हो गया, और ये वाला आ जाएगा माइनस में, बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ऐसा हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली सेम टू सेम आप लोग भी नोट कर लीजिए कॉपी में, सेम टू सेम बनेगा यहाँ पर अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरह से हम बना सकते हैं यहाँ से कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हमारा बन गया कोसेक बराबर, ये दोनों जो फार्मूला हमारे बने हैं ये दोनों फार्मूला कोसेक बराबर बनाए हैं। अब सेम टू सेम वही करेंगे, कॉट को उस पार भेज देंगे तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, और फिर बनेगा कॉट थीटा बराबर रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये फार्मूला भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं डिग्री चार्ट में। क्या चलते हैं? डिग्री चार्ट में। तो डिग्री चार्ट आप लोगों को याद ही होगा, ये तो आप लोग को याद करना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने डिग्री लिखा है, साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √2/1 और 0 का, है ना, और इसका 90 का 1। इसको उल्टा दीजिए तो कॉस 0 का 1,
कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है ना। फिर टेन आता है, टेन 0 का मान होता है जी 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का है ना √3 और इसका अपरिभाषित। फिर इसको उल्टा दीजिए तो पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1 का 1 ही, यहाँ पर 1/√3 0। फिर यहाँ पर सेक का होता है 0 का मान 1, 30 का 1 है ना 2/√3। ये थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लीजिए हम बना देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत लोगों को ये चीज़ तो याद ही रहता है। चलो तो पहला हम लोग करते हैं साइन का। साइन 0 का मान होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है जी 1। उसको उल्टा देने से कॉस आएगा, पहले 1 लिख दीजिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपको 1/2, फिर 0। ठीक है ना। फिर 10 की बात करते हैं तो 0, उसके बाद 1/√3, फिर 1, फिर √3 अपरिभाषित, अपरिभाषित √3 1, 1/√3 0, कॉट का हो गया ये। ठीक है ना। फिर निकालना है आपको सेक, फिर कोसेक। यानी आप लोग इसको तो किताब से भी याद कर सकते हैं। तो डिग्री मान अच्छे से देख लेना, क्योंकि डिग्री मान मेरे प्यारे भाई, डिग्री मान से एग्ज़ाम में कम से कम डिग्री मान से आपके एग्ज़ाम में 5 अंक के प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों को डिग्री मान याद है तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब देना है। पहला है आपका कॉट 30 डिग्री का मान और दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक 60 का मान। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको डिग्री मान याद है तो, और वो भी बिना देखे। अगर आप दे सकते हैं तो समझो आपको डिग्री मान अच्छा है। चलिए, है ना। ऐसे मैं डिग्री मान के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा। देखिए, और याद रखना है आपको कि त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में किसका पाई का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम पाई/2 कहते हैं तो आप समझिए 90 डिग्री, पाई/3 कहते हैं तो आप 60 डिग्री समझिए, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब देखिए 9 नंबर चैप्टर में कोई फार्मूला है नहीं। 9 नंबर जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई फार्मूला हमारा है ही नहीं, और 6 पॉइंट में भी कोई फार्मूला नहीं है। थोड़ा एक आध फार्मूला है तो वो कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, तो है ना। 6 नंबर चैप्टर में, 9 नंबर चैप्टर में, 11 नंबर चैप्टर में, ये 3 चैप्टर में कोई फार्मूला है ही नहीं। ठीक है, 11 में तो साफ़ ही नहीं है, छोड़ो, कुछ कॉन्सेप्ट हैं ज़रूर। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक वृत्त है ना, उसके ऊपर हम अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के ऊपर में। दूसरा टॉपिक देखिए, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है वृत्त पर कितनी, तो बोलेंगे अनेक। पूछेगा वृत्त पर एक बिंदु से कितनी, तो एक। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर कोई बाहरी बिंदु है तो वहाँ से हम लोग 2 स्पर्श रेखा को आसानी से खींच सकते हैं। चलिए अब यहाँ चलते हैं। लिखा है वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ये वृत्त है और इसके भीतर में एक बिंदु है, भीतर में एक बिंदु है, तो हम यहाँ से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा हम उसको बोलते हैं जो एक बिंदु पर स्पर्श करें। अगर कोई रेखा वृत्त को, यदि कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, 2 बिंदु पर, तो वो उसकी छेदक रेखा कहलाती है, वो इसकी छेदक रेखा कहलाती है। आपको याद रखना है, स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जबकि छेदक रेखा उसे 2 बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो होता है ना, एक वृत्त लेते हैं और उसका जो त्रिज्या होता है, यानी रेडियस जो होता है, त्रिज्या उसके व्यास का आधा होता है ना। ध्यान दो, इसे हम लोग कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, है ना। और ये होता है हमारा हाफ है, तो हाफ वाले को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ये हमने बनाया वृत्त और ये हाफ है तो हम इसे कहेंगे त्रिज्या, और पूरा हो गया तो कहेंगे व्यास। तो पूरा होता है व्यास और आधा होता है त्रिज्या। तो r बराबर होता है फॉर्मूला व्यास बटा 2, यानी कि त्रिज्या r बराबर d/2 कह सकते हैं हम लोग। अगला फार्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अगर आधा वृत्त बनाते हैं तो इसका परिमाप होता है ये वाला, देखो इसको, जिस पर हम हाथ फेर रहे हैं, जिस पर हम हाथ फेर रहे हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं पाई आर, और इस वाले को कहते हैं जी 2r। तो पाई आर प्लस 2r होता है अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है ना। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि सबको याद है, वृत्त की परिधि 2πr। तुम ही से झगड़ा तुम ही से प्यार, मेरे बच्चे, तुम ही से झगड़ा है मेरा, तुम ही से झगड़ा तुम ही से प्यार। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि बोलो 2πr, तुम ही से झगड़ा तुम ही से प्यार। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर कोई आधा वृत्त है, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए,
तो फार्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसी को 2 से भाग कर दो तो निकल गया। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर एक हम एक वृत्त लेते हैं तो उसकी जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ये जो क्षेत्रफल है इसका, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा कि थीटा त्रिज्या वाले संगत चाप की लंबाई, तो वही होता है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। विकर्ण वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग होता है, एक वर्ग अगर बना लेते हैं हम वर्ग, और वर्ग का जो विकर्ण निकालते हैं, ये इसका विकर्ण है मान के चलो, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना √2। वर्ग का परिमाप यानी ये चारों भुजा का योग, परिमाप मतलब 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये जो एरिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग के बारे में 3 चीज़ याद रखना है, इसका विकर्ण, इसका परिमाप और इसकी क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, अब चलते हैं आयत में। कहाँ चलते हैं, आयत। तो आयत में लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होता है, ये आयत है। तो आयत में भी विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले बात है आयत का ये विकर्ण है मान के चलो। आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर में l² + b² यानी लंबाई चौड़ाई, यानी कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय बनता है यहाँ पर। तो ये हमारा लंब और ये आधार, तो कर्ण हो गया ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है, ध्यान से देखिए, आगे हमारा कि आयत का परिमाप क्या होता है, सबको पता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई बोलो या l गुना b, आयत का भी है ना। फिर आता है घन, घन हम इसको कहते हैं घन, अगर ऐसा कोई चीज़ बना है तो हम इसे कहते हैं घन, क्या बोलते हैं, घन। और घन का जो हमारा विकर्ण होता है वो भुजा गुना √3 होता है, और घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट हम समझते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यों, घन का आयतन भुजा क्यों। अब चलते हैं घनाभ में। घनाभ में लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, तो ये हमारा घनाभ। सलाई माचिस का डिब्बा देखा आपने। तो घन का जो विकर्ण होता है रूट के अंदर l² + b² + s², बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। घन का क्षेत्रफल 2 × lb + bh + hL होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए हो गया। अब चलते हैं बेलन में। यहाँ देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसा बेलन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है हमारा, अरे घनाभ का आयतन यहाँ कैसे आ गया, LBH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, उसमें संपूर्ण में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, दोनों वृत्त को जोड़ दीजिए, तो 2 पाई आर एच + 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच + 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और इस पर एंगल कितना का बनता हो, एंगल 60 का बनता हो, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब आता है हमारा बेलन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/b गुना रूट के अंदर 4b² - a², ये हमारा पूरा रूट के अंदर में है, -a², ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता ये। नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज का। तो हीरोन का सूत्र जानबे करते हैं आप लोग, है ना, s देकर के s - a, s - b और s - c, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक जो गोला होता है ना, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक वृत्त भर जाता है, एक अर्धगोला है मान के चलो, है ना। तो इसका अगर बोलता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये इसका नीचे वाला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर वाला भी वृत्त जोड़ लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोले का अगर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा शंकु। शंकु में जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, L बराबर फार्मूला होता है h² + r²। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल + पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलते हैं शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल। छिन्नक कैसा होता है, छिन्नक आप लोगों ने देखा 13.4 में दिया आप लोग के बुक में। छिन्नक होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं शंकु के छिन्नक, है ना, इस तरह से होता है ना। या फिर आप उल्टा कर लो, गिलास के जैसा, सेम टू सेम ग्लास के जैसा होता है, ग्लास के जैसा, ठीक है। तो बोला शंकु के छिन्नक का, तो पाई × R1 + R2 गुना L,
ठीक है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण परिक्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 गुना L प्लस पाई R² प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों जुड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, शंकु के छिन्नक का आयतन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 1/3 पाई H और R1 का यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ये तो हमें याद है जी, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग कई बार करते हैं, ठीक है ना। आप भी अच्छे से याद कर लें। चलिए, अब आता है हमारा माध्य, माध्यक और बहुलक। बस छोटा सा 3-4 फार्मूला है ना। माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा n, सिग्मा fx बटा n। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है ना। बहुलक का फार्मूला देखो, ये हमारा वीडियो जो है ना कंप्लीट फार्मूला का है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, ठीक है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस F2 गुना I, ये होता है बहुलक का फार्मूला। नेक्स्ट हमारा आता है माध्यक का L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना I, ये होता है माध्यक का। बहुलक माध्य और माध्यक में एक संबंध है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। फार्मूला प्रायिकता में क्या क्या होता है। प्रायिकता में कोई फार्मूला नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। प्रायिकता का सूत्र होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या, है ना। घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो चलिए हम इसके साथ जी अंत करते हैं। लंबा वीडियो बना, बहुत लंबा बना, लेकिन शुरू से लेकर के हमने आपको अंत तक बताया। अब आंख बंद कीजिए और बताइए, क्या कोई हमने क्वेश्चन, मतलब कोई भी फार्मूला छोड़ा? क्या मैंने कोई भी फार्मूला छोड़ा आपके लिए? नहीं प्यारे बच्चों, बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोग चाहते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे देखें, तो कुछ मत करना, बस गुरु दक्षिणा के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर लिख करके कंप्लीट 10th फार्मूला, क्या लिखना है? कंप्लीट 10th फार्मूला लिख करके अपने दोस्त को शेयर कर देना प्लीज़ बच्चों, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है, ऐसी वीडियोस बहुत जल्दी नहीं आती है, बड़ा मेहनत के बाद एक बार लाया जाता है, और मैंने लाया है। अगर आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसी वीडियोस और भी लाएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दिया तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। अगर आपके लिए टॉपिक है तो आप लोग उस टॉपिक को नीचे कमेंट करना कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और आपको जो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं इस वीडियो में सबका उत्तर भी देना है ना। और इसमें आपको कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे अच्छा लगा, कौन सा चैप्टर आपका सबसे अच्छा लगा, ये भी आप लिखना कमेंट करके। जितने स्टूडेंट्स देखेंगे सब लोग कमेंट करना, कोई भी बिना कमेंट रहे मत रहना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।